हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आई होप आपने मेरा पहला वीडियो इंग्लिश चैप्टर लेटर टू गॉड देखा होगा और उसके आपने एमसीक्यूज भी करे देखे होंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी करे होंगे एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जाम्स एंड स्टडीज़। आज हम कर रहे हैं पोम डस्ट ऑफ स्नो। ये क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस का पार्ट है फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट विच इज़ पब्लिश्ड बाय एनसीईआरटी। हम इस डस्ट ऑफ स्नो के जो वीडियो हैं ये दो पार्ट्स में बना रहे हैं। पार्ट 1 में मैं आपको पोम के बारे में एक्सप्लेन करूंगा स्टैंजा वाइज, और इसके कुछ अगर इसके अंदर वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको समझाने ज़रूरी हैं फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो समझाएंगे। और जो सेकेंड पार्ट होगा दैट विल हैव ऑल दी क्वेश्चन एंड आंसर्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट based on this poem, which will help you in exam definitely as per the new pattern. So let's quickly begin the poem Dust of Snow, and as you know this is by Robert Lee Frost. थोड़ा पोएट के बारे में पहले पता करते हैं कि what about the poet, from where he belonged and what all is he known for. So students, the poem Dust of Snow is by Robert Frost. As I told you, it is a very simple and short poem, yet with a deeper and larger meaning. The poet explains how an act as petty as experiencing snow on one's body can brighten one's day up. The message of this poem is put into words by Robert Frost as always, always a larger significance. A little thing touches a larger thing. तो उनका मानना है कि आपकी लाइफ में, आपके सराउंडिंग्स में छोटी छोटी चीज़ें आपको टच करती हैं और एक बड़े अंजाम को वो ले जाती हैं। जैसे कि इस पोम में थोड़ी सी बर्फ, डस्ट ऑफ स्नो, एक इंसान के पूरे दिन को खुशहाल बना देती हैं। सो इफ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट यू कैन ऑलवेज लुक इनटू द इंटरनेट, बट थोड़ा बहुत मैंने कलेक्ट किया है, लेट्स रीड दैट ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी थोड़ा बहुत पढ़ा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। सो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, ही वॉज बॉर्न ऑन March 26, 1874 and he died on January 29, 1963. He was an American poet. His work was initially published in England before it was published in America. He is known for his realistic depiction of rural. Frost frequently wrote about settings from rural life in New England in the early 20th century, using them to examine complex social and philosophical themes. Frost was honored frequently during his lifetime and is the only poet to receive 4 Pulitzer Prizes for poetry. He became one of America's rare public literary figures, almost an artistic institution. वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट की तरह जाने जाते थे. He was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his poetic works on July 22, 1961. Frost was named Poet Laureate of Vermont. His notable works are A Boy's Will and North of Boston. So students, ये थोड़ा बहुत था पोएट के बारे में. Now let's read the poem. पहले हम पूरी पोएम पढ़ते हैं, फिर स्टैंजा वाइज उसकी एक्सप्लेनेशन. सो स्टूडेंट्स, आप देखेंगे टेक्स्ट बुक में ये सिर्फ 2 स्टैंजा की पोएम है. डस्ट ऑफ स्नो. द वे अ क्रो shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. बहुत छोटी सी पोएम है एंड हम अब इसको स्टैंजा वाइज इसके बारे में समझते हैं. व्हाट एग्जैक्टली द पोएम इज टेलिंग अस, व्हाट एग्जैक्टली रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट्स अस टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हिज पोएम. सो स्टूडेंट्स, this is the explanation of stanza 1. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. तो स्टूडेंट्स, जो पोएम है ये ऐसी जगह सेट करी हुई है सीन में where the poet is in a bad mood. सो जो पोएट है उसका मूड अच्छा नहीं है and is walking by a tree, और पेड़ के साथ से वो गुजर रहा है. और ट्री कौन सा है? हेमलॉक ट्री. सो स्टूडेंट्स, हेमलॉक ट्री क्या है इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है और इसका इस पोएम से बहुत गहरा संबंध है.
why it is being mentioned here. Hemlock tree is a poisonous tree, यानी कि जहरीला पेड़ है. As he passes by, जैसे ही वो उस जहरीले पेड़ से के पास से गुजरता है, a crow happens to throw some snow dust on him. तो एक क्रो यानी कि कौवा जैसे ही उस पेड़ से गुजर रहा होता है, वो थोड़ी सी स्नो डस्ट पोएट के ऊपर गिरा देता है. वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड, वो जो डस्ट ऑफ स्नो है क्या वो उसके सर के ऊपर गिरती है या उसके कंधों पे गिरती है, इज अननोन, बिकॉज पोएम या पोम में ऐसा कहीं स्पेसिफिक मेंशन नहीं है कि वो कहाँ गिरी. लेकिन यहाँ पे जो हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि वो क्रो जो है उसने वो क्यों गिराया, बर्फ क्यों गिराई होगी. सो द रीडर्स आर लेफ्ट इन डाउट अबाउट द बर्ड्स स्पेसिफिक एक्शन. मतलब ऐसा तो कोई नहीं है ना कि क्रो जानबूझ के आएगा, आप जहाँ से गुजर रहे होंगे, पोएट जहाँ से गुजर रहा होगा और वो जानबूझ के बर्फ पोएट के ऊपर गिराएगा. सो वो बर्फ कैसे गिरी? Whether the crow was landing, shivering with cold, readjusting itself on the branch, or taking off, it happened to some particles of snow upon the author. तो कुछ भी हुआ होगा, जो क्रो है या जो कौवा है, या तो वो पेड़ की टहनी पे बैठने वाला होगा, लैंडिंग कर रहा होगा, या वो ठंड में ठिठुर रहा होगा, या अपने आप को रीएडजस्ट कर रहा होगा, अपने आप के जैसे बैठ रहा होगा, या ब्रांच से उड़ने की कोशिश कर रहा होगा. किसी भी कारण वो कुछ भी कर रहा था, लेकिन जो भी वो कर रहा था उसके कारण थोड़ी सी डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि जो स्नो पत्तों के ऊपर बैठ जाती है, पेड़ के ऊपर बैठ जाती है बर्फ़ होने के बाद, वो उसके कारण गिर जाती है ऑथर के या पोएट के ऊपर. इट हैपन टू सेंड सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो अपॉन द ऑथर. हियर द टू एजेंट्स ऑफ नेचर, द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो, आर सिग्निफायर्स ऑफ सैडनेस एंड ग्लूम. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो दो वर्ड यूज़ करें हैं, हेमलॉक ट्री एंड द क्रो, ये सिग्निफाई करते हैं सैडनेस और ग्लूम को. सैडनेस और ग्लूम को क्यों? क्योंकि हेमलॉक ट्री पॉइजनस होता है और क्रो को लोग अच्छा नहीं मानते हैं, काँव काँव करता रहता है, काला है. इसके बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे. और ये इसलिए सिग्निफाई करता है क्योंकि जो पोएट है वो भी, उसका मूड जो है वो अच्छा नहीं है, इसलिए ये दोनों चीज़ मेंशन करी गई हैं. स्टूडेंट्स, जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी आपको याद करनी है या पता होनी चाहिए, हेमलॉक ट्री जो इसमें बताया है, इसका मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज पॉइजन. हेमलॉक ट्री इज अ ट्री ऑफ पॉइजन. द हेमलॉक इन हिज फूड किल्ड हिम, यानी कि उसके खाने में जहर से वो मर गया. इसके सिनोनिम होते हैं पॉइजन, एंटोनिम इसके है नहीं, और ये मिडिल इंग्लिश हेमलॉक से है. ये कहाँ से डिराइव किया गया है? ये आप हेमलॉक ट्री की एक पिक्चर देख सकते हैं. इट इज़ अ पॉइजनस प्लांट फ्रॉम वाइट फ्लावर्स एंड इट इज़ अ सिंबल ऑफ सॉरो. और जो दूसरा सिग्निफायर है क्रो, काला होता है, अच्छा नहीं दिखता, और सिंबल ऑफ बैड ओमन, मतलब उसको देखना ही एक बुरा लगता है लोगों को. सो स्टूडेंट्स, आपको स्टैंजा 1 समझ में आ गया होगा. सो द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री. तो जिस तरीके से एक क्रो ने पोएट के ऊपर कुछ भी किया और उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिर गई. स्टैंजा 2 जो है, स्टैंजा 2 में पोएट लिखता है, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. स्टूडेंट्स, तो जिस तरीके से डस्ट ऑफ स्नो गिरी उस पोएट के ऊपर, फॉर रीजंस अननोन, जो ऑथर है वो दिखाया है कि ही वॉज हैविंग अ टेरिबल डे. वो कैसे पता लगा? क्योंकि लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, ऑफ अ डे आई हैड रूड. जो रूड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, वो होता है द वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस बिटर रिग्रेट एंड अ विश टू अनडू इट. ही रूड द डे ही वॉज रूड टू हिज फादर. और इसका मतलब होता है, सिनोनिम्स होते हैं रिमोर्स, रिपेंट, और ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? लैटिन वर्ड रूटा
एंड ओल्ड फ्रेंच रू से। तो मतलब होता है इसका कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ यार, एक मेरा पूरा दिन खराब हो गया, काश ऐसा नहीं होता, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। सो हाउ इट इज़ यूज, ही रूड द डे ही वॉज रूड टू, तो वो जिस दिन अपने फादर के साथ वो रूड था, वो उस दिन को पछताता था। तो सिमिलरली यहाँ पे भी पोएट ने लिखा है फॉर द डे आई हैड रूड, सो यहाँ पे लिखा है ऑफ अ डे आई हैड रूड, यानी कि एक दिन जिसको मैं पछता रहा था कि यार मेरा पूरा दिन खराब हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फॉर रीजंस अननोन द ऑथर वाज हैविंग अ टेरिबल डे, बट द फॉलिंग ऑफ द स्नो ऑन हिज हेड लिफ्टेड हिज मूड इंस्टेंटली। लेकिन एक जहरीले हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बर्फ थी, एक क्रो जो कि बुरा माना जाता है, काला अगली माना जाता है, उसके किसी भी हरकत के कारण जो बर्फ गिरी, उससे उसका मूड जो है वो अच्छा हो गया। ही फेल्ट गुड अबाउट इट। सो ही हैड ऑलरेडी स्पेंट हिज डे इन अ बैड मूड, बट द रेस्ट ऑफ इट वाज सेव्ड बाय द क्रो एंड हेमलॉक ट्री। और उसका बाकी का दिन इस छोटी सी चीज से, बर्फ गिरने से, उसका एक पूरा दिन बाकी बचा हुआ अच्छा हो गया। यहाँ पे हमने फिर से मेंशन किया है, हेमलॉक ट्री एंड crow are used for negative reference, but the poet used them beautifully to portray that inauspicious things can bring joy and happiness too. One must not take things for granted and should be open and accept whichever way the nature chooses to bless us. तो यहाँ पे जो पोम है, पोएट ने बड़े सुंदरता से आपको बताया है कि देखो जी, जहरीला पेड़ भी है, काला कौवा भी है, लेकिन जहरीले पेड़ के ऊपर जो बर्फ, डस्ट ऑफ स्नो है, और जो अगली बुरा जिसको हम मानते हैं क्रो है, उसके कारण जो पूरा दिन जिसको मैं पछता रहा था कि कैसा कट गया, थोड़ी सी बर्फ मेरे गिरने के कारण मेरा मूड ठीक हो गया। तो जो लोग जो इनऑस्पिशियस जिन चीज़ों को आप मानते हैं, वो भी आपकी लाइफ में खुशी, आपके दिन में पूरा जॉय ला सकते हैं, खुशी दे सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए और अपना दिल खोल के हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अगर इसकी समरी हम समझें तो समरी इज द शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसकी थ्रोज लाइट अपॉन द अनइमेजिनेबल हीलिंग पावर ऑफ नेचर एंड टाइनी थिंग्स। सो जो ये पोम है, इट इज़ बेसिकली नथिंग बट इट इज़ मेकिंग अस अवेयर अबाउट द हीलिंग पावर ऑफ नेचर एंड छोटी छोटी चीज़ों से आप कैसे आपकी दुनिया बढ़िया होती है। फ्रॉम अ बैड मूड टू इल हेल्थ देयर इज नथिंग दैट कांट बी क्योर्ड बाय नेचर। सो जो पोएम का मेन आपको जो समझाने का मतलब है कि आपका चाहे मूड खराब हो या आपकी तबीयत खराब हो, जो नेचर है वो कुछ भी क्योर कर सकता है। The author was experiencing one such bad day when a crow's movement near a hemlock tree dusted snow upon him. The snow instantly makes him happier. His day gets a lot better. Thus, the supremacy of nature as a whole made him realize how petty his problem was. The fact that hemlock tree is a poisonous, combined with crow being the indicator of doom and fear, are used in the poem as the carriers of happiness in the life of narrator, which is ironical. मतलब जिन चीज़ों को हम बुरा मानते हैं वो आपकी लाइफ में जॉय और हैप्पीनेस ला रहे हैं, ये इसके अंदर दिखाया गया है। The poet through these objects has tried to highlight that sometimes creatures linked with negative aspects of life can be the bringer of change and happiness. Being outdoors in nature with all its unpredictability can benefit anyone, anywhere, at any time. तो इसमें पोम में जो पोएट है उसने ये सब चीज़ें हाईलाइट इसलिए करी हैं कि जो लाइफ में जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं, वो आपको खुशी ला सकते हैं। तो हर किसी को आप पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपके लिए लाइफ आसान हो जाती है एंड इट बिकम्स अ मूड चेंजर फॉर यू। एंड स्टूडेंट्स, इस पोम में कुछ लिटरली डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, एल्ट्रेशन, राइम स्कीम, इन्वर्जन, एजोनेंस। तो ये सब भी हम आपको बता देते हैं। थोड़ा सा आपको इसमें कन्फ्यूजन ज़रूर होएगा
राइम स्कीम जो है वो आपको कहीं पे सिर्फ ए बी दिखेगी और कहीं पे आपको ए बी सी डी दिखेगी। तो अगर हम इस पोम को देखते हैं, हम देखते हैं कि इसकी राइम स्कीम एक्चुअल में क्या है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप पहला स्टैंजा देखेंगे, द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो आप देखेंगे क्रो और स्नो दे आर राइमिंग, तो ये आपका ए हो गया, ये ए हो गया। मी एंड ट्री आर अगेन राइमिंग, तो ए बी हो गया। तो अगर आप सिर्फ स्टैंजा का देखेंगे, अगर इफ द क्वेश्चन इज, सो वी कैन ऑलवेज से द स्टैंजा ऑफ द पोम इज ए बी। लेकिन अगर हम पूरी पोएम को देखते हैं, तो अगर ये सिर्फ स्टैंजा देखते हैं तो क्रो और स्नो, मी और ट्री, तो ए बी हो गया। लेकिन इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में जाते हैं, हैज़ गिवन माई हार्ट, तो ये हार्ट जो है ये ना ट्री से राइम कर रहा है ना स्नो से राइम कर रहा है, तो इट विल बिकम सी। सो हार्ट एंड पार्ट आर राइमिंग, सो ए बी सी, और जो मूड है ये भी किसी से राइम नहीं कर रहा है। अ चेंज ऑफ मूड ऑफ अ डे आई हैड रूट, तो मूड और रूट भी राइम कर रहे हैं, तो ए बी सी डी। पूरी पोम की जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी डी है। अगर आप सिर्फ स्टैंजा की देखेंगे तो ए बी है। अगर आप इस स्टैंजा की भी देखेंगे तो अगर हम हार्ट को ए मानते हैं तो हार्ट और पार्ट, मूड और रूट, सो ए बी। तो सिर्फ स्टैंजा पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ ए बी, और पूरे पोम की पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ ए बी सी डी द राइमिंग स्कीम। तो होप आपको इस समझ में आ गया होगा कि द राइम स्कीम ऑफ दिस होल पोएम और द पोम इज ए बी सी डी, बट फॉर ईच स्टैंजा इट कुड बी जस्ट ए बी। अब एलिट्रेशन हम इसमें देखते हैं, द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड at the beginning of adjacent or closely connected words. The instances of alliteration are has given my heart, तो यहाँ पे H has का और heart का ये alliteration डिपिक्ट करता है। and saved some part, saved का S और some का S, ये alliteration का आपका इसमें एग्जाम्पल है। Inversion, when the structure of the sentence is changed by the poet to create rhyme. So, ये जब भी आप सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं राइमिंग से मीट करने के लिए, उसको इन्वर्जन कहते हैं। In stanza 1, inversion can be seen. Assonance, the prominence of vowel sound through a line is called assonance. In stanza 1, line 2, shook down on me, आप देखेंगे शुक में 2 बार ओ है, डाउन में ओ है, ऑन में ओ एन है, तो 1 2 3 4 बार आपका ओ साउंड प्रोमिनेंट है। सो द लिटरेरी डिवाइस हियर इज एजोनेंस। एनजैममेंट, when the same sentence continues to the next line without the use of the punctuation marks, it is called enjambment. It has been used throughout the poem. आपको वर्ड्स तो मैंने पहले ही बता दिए हैं। रूट का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट, शुक जो पेड़ को उसने लाया था, शेक होता है, हेमलॉक होता है पॉइजनस ट्री विद स्मॉल फ्लावर्स। एंड स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आई विल बी कवरिंग दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। आप ज़रूर देखिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़ आई विल क्रिएट फॉर ईच चैप्टर now and then. So let's see the next video very soon, and hope that is going to help you for preparations of your question answers, multiple choice question and reference to text.